वेलकम टू बॉटम्स अप स्टूडियो और मैं हूं कैप्टन अमृत कौर एंड दिस इज आवर न्यू एपिसोड ऑफ द यूनिफॉर्म एंगल। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसका इतिहास 4000 से 5000 साल तक पुराना है और ईरान को अपनी इस हिस्ट्री पर बहुत घमंड है। उनका ये घमंड उनकी पॉलिटिक्स और ग्लोबल एम्बिशंस में भी दिखाई देता है, क्योंकि ईरान खुद को एक ऐसा मुल्क के रूप में प्रोजेक्ट करता है जो दुनिया को सिविलाइज करने के लिए ही बना है। मतलब कि ईरान को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ये पर्शियन एम्पायर था, लेकिन आज ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जिसका पॉलिटिकल कैपिटल तेहरान और रिलीजियस कैपिटल क्वाम है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ईरान एक माउंटेनियस रीजन है जहां एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी मिलिट्री, न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस को काफी स्ट्रांग बना के रखा है, बावजूद इसके कि ईरान पर यूएन और यूएस के सैंक्शंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ईरान के ऑयल और गैस रिजर्व्स। क्या आपको पता है कि ईरान के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं? मतलब अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी लड़ाई तेल यानी कि ऑयल के लिए है, राइट? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कुछ हद तक आप सही भी हैं और कुछ हद तक गलत भी। दरअसल ईरान के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर्शियन गल्फ में लोकेटेड हैं, जिसके नाम को लेकर ईरान और अरब कंट्रीज के बीच टेंशन चलती रहती है। ईरान इसे पर्शियन गल्फ कहता है, जबकि अरब इसे अरेबियन गल्फ। और रही बात हमारी यानी कि इंडिया जैसे न्यूट्रल कंट्रीज की, जो इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तो वो इसे सिर्फ गल्फ कहते हैं। वैसे ईरान की वेल्थ और उसके पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का 30 to 40% तक ऑयल और गैस गुजरता है, वो ईरान के कंट्रोल में है, जिसे ईरान पावरफुल बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करता रहा है। जब भी ईरान को बाकी कंट्री से अपनी बात मनवानी होती है तो वो इस चेक पॉइंट को सील कर देता है और दुनिया को ईरान की बात माननी पड़ती है। जस्ट सो यू नो, अमेरिकन अटैक के बाद ईरान ने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सील कर दिया है, विच मीन्स द क्राइसिस हैज ऑलरेडी बिगन। वैसे ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी काफी टर्बुलेंट रही है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले यहाँ शाह पहलवी की मोनार्की थी, लेकिन 1970s के दशक में स्टूडेंट्स और जनता ने शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और इस मौके का फायदा उठाया एग्जाइल में रह रहे ऑपोजिशन लीडर अयातुल्ला खमेनी ने। उसने अपनी स्पीचेस से मूवमेंट को इतना फ्यूल दिया कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। खमेनी वापस आया और उसने स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। During his 10-year reign, he implemented his ideas of an Islamic revolution with uncompromising vigor and turned Iran into a theocracy. और तब से ईरान ने डेमोक्रेसी से हटकर थियोक्रेसी का रुख कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थियोक्रेसी क्या चीज है, तो मैं आपको बताती चलूं कि थियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सुप्रीम पावर्स रिलीजियस लीडर्स के पास होते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जहां थियोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ईरान, जो कि एक शिया इस्लामिक कंट्री है, या फिर वाटिकन सिटी, जो कि पोप हेडेड क्रिश्चियन कंट्री है। ऐसे ही कुछ कंट्रीज और भी हैं जहां थियोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ईरान में थियोक्रेसी है तो इजराइल में कौन सा सिस्टम है? इसका जवाब है डेमोक्रेसी, और वो भी बिल्कुल इंडिया जैसी। जैसे कि इंडिया में एक सेरेमोनियल प्रेसिडेंट होता है और रियल पावर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ठीक वैसे ही इजराइल में भी इलेक्शंस होते हैं और जनता अपना लीडर खुद चुनती है। आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और सेरेमोनियल प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग। वैसे इजराइल की हिस्ट्री भी काफी फैसिनेटिंग है। क्या आपको पता है कि कुछ लोग इजराइल को आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशन भी कहते हैं? इंटरेस्टिंग, राइट? भला कोई कंट्री आर्टिफिशियली क्रिएट कैसे हो सकती है? दरअसल इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखा जाए तो 1800s तक तो दुनिया के नक्शे पर इजराइल का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक जगह थी जेरूसलम, जिसे ज्यूज अपना असली होमलैंड मानते हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जहां कभी उनका एंशिएंट किंगडम हुआ करता था, जो 70 AD में रोमन्स ने तबाह कर दिया था। अब ये तो जग जाहिर है कि 18th सेंचुरी में यूरोपियंस ने ज्यूज को काफी ऑप्रेस किया, इसलिए 19th सेंचुरी में ज्यूज ने वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका एम था दुनिया भर के ज्यूज को वापस होमलैंड यानी कि जेरूसलम लाना।
इसके लिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से पैलेस्टीन रीजन में लैंड खरीदना शुरू किया और अपने इस मूवमेंट को नाम दिया अलियाह, यानी कि घर वापसी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन ने इस एरिया को ऑटोमन एम्पायर से जीत लिया और बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए ज्यूज को होमलैंड देने का प्रॉमिस भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब धीरे धीरे वहां अरेबियन मुस्लिम्स और जूस के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी तो ब्रिटेन ने अपने इस फैसले से पीछे हटने की कोशिश की, पर ज्यूज अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर जब 1940s में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस बनाया गया तो उन्हें सबसे पहला काम दिया गया ज्यूज और मुस्लिम्स के इस झगड़े को सुलझाने का। हालांकि ये झगड़ा तो आज तक सुलझ नहीं पाया, लेकिन उस वक्त यूएन ने दोनों को एक प्लान दिया जिसमें उस पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट ज्यूज को दिया गया जिसे उन्होंने इजराइल का नाम दिया और दूसरा पार्ट अरेबियन मुस्लिम्स को दिया गया जिसे उन्होंने पैलेस्टीन का नाम दिया। तो इस तरह 1948 में इजराइल बना। वैसे क्या आपको पता है कि पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के बीच की टेंशन का रीजन यूएन का यही फैसला है, क्योंकि ज्यूज भले ही यूएन के फैसले को मान गए थे पर अरब नेशंस ने इस फैसले को नहीं माना और इजराइल पर वॉर थोप दी। ऐसे में इजराइल ने ना सिर्फ वो वॉर जीती बल्कि अलॉटेड एरिया से ज्यादा जमीन भी ले ली। इसके बाद 1967 में दोबारा अरब इजराइल वॉर हुआ जिसमें इजराइल ने और टेरिटरीज कैप्चर कर ली, जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा।